सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए अब तक की खास खबरों पर डालते हैं एक नजर। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमरी का वार्षिक परीक्षा फल वितरण समारोह। काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब के द्विवार्षिक चुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद संघ के 18 पदों के लिए कुल 42 प्रत्याशी मैदान में। भदोही चुंगी स्थित श्री साईं धाम अपार्टमेंट में 4 से 10 अप्रैल तक होगा श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन। और सपा महानगर अध्यक्ष बनने के बाद प्रथम काशी आगमन पर दिलीप डे का हुआ जोरदार स्वागत। और अब समाचार विस्तार से। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी ने अपने महानगर अध्यक्ष को बदल दिया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में समाजवादी पार्टी ने अपने महानगर अध्यक्ष को बदल दिया है। महानगर अध्यक्ष विष्णु शर्मा के स्थान पर समाजवादी पार्टी ने दिलीप डे उर्फ दादा को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। समाजवादी पार्टी के द्वारा महानगर अध्यक्ष बनाए जाने के बाद दिलीप डे के प्रथम काशी आगमन पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने कैंट रेलवे स्टेशन पर उनका भव्य स्वागत किया। ढोल नगाड़ों की थाप पर झूमते कार्यकर्ताओं ने समाजवादी पार्टी जिंदाबाद को उद्घोष के साथ दिलीप डे के काशी में प्रथम आगमन पर स्वागत में जुलूस निकाला। समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाले गए इस भव्य जुलूस और स्वागत को देखकर नवागत महानगर अध्यक्ष भी काफी खुश नजर आए। उन्होंने दावा किया कि इस बार नगर निकाय चुनाव में बनारस की जनता महापौर पद पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को जिताने का मन बना ली है। वाराणसी नगर निगम में 100 सीटों में से 70 सीटों पर समाजवादी पार्टी के पार्षद ही जीतेंगे। यही नहीं, दिलीप डे ने कहा कि जिस प्रकार का समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह दिख रहा है, उससे यही लगता है कि अब भाजपा को नेस्तनाबूद कर देंगे। बीजेपी की गलत नीतियों को समाप्त करने के लिए अखिलेश यादव पूरे प्रदेश में निकल चुके हैं और जनता उनके साथ है। चुनाव हम लोग कम से कम 70 सीट जीतेंगे और मेयर का सीट बनारस में हम लोग किसी भी कीमत पर जीतेंगे, चाहे जितना दमन हो, चाहे जो भी हम लोग के साथ हो। हम लोग बनारस में जनता ने मन बना लिया है कि इस बार बनारस में समाजवादी पार्टी का मेयर होगा और इस बार बनारस में हम लोग 70 सीट जीतेंगे। 2024 में प्रदेश से लेकर देश तक इस सरकार को उखाड़ फेंका जाएगा। समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष चुने जाने पर आज वाराणसी प्रथम आगमन पर दिलीप डे का जोरदार तरीके से कैंट रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया है। इनके स्वागत के लिए यहाँ पे कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़े गाजे बाजे के साथ फूल मालों से उनका स्वागत किया है और स्वागत करने के बाद इनकी रैली आगे निकल गई है। दिलीप डे का मीडिया से बात करते हुए कहना है कि इस बार का उनका प्राथमिकता होगा निकाय चुनाव। निकाय चुनाव में उन्होंने कहा कि इस बार हम लोग 70 सीट जीतेंगे। कैमरा पर्सन बाबूलाल सिंह के साथ मैं पंकज मिश्र, सिटी चैनल वाराणसी। काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब के द्विवार्षिक चुनाव के लिए नाम वापसी के पश्चात संघ के 18 पदों पर 42 प्रत्याशी और क्लब के 10 पदों पर 14 प्रत्याशी मैदान में हैं। काशी पत्रकार संघ और वाराणसी प्रेस क्लब के द्विवार्षिक चुनाव 2023-24 के लिए 3 अप्रैल को नामांकन वापसी के बाद संघ के 18 पदों के लिए कुल 42 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। वाराणसी प्रेस क्लब के चुनाव के लिए नामांकन वापसी के बाद 10 पदों के लिए कुल 14 प्रत्याशी मैदान में रह गए हैं। निर्वाचन अधिकारी कृष्णदेव नारायण राय के अनुसार काशी पत्रकार संघ के अध्यक्ष एक पद के लिए बीबी यादव, डॉक्टर अत्रि भारद्वाज, राजनाथ तिवारी व अजय कुमार राय, उपाध्यक्ष के 3 पदों के लिए इदरीश अहमद, उमेश गुप्ता, संजय प्रसाद सिंह, सुशील कुमार मिश्र, जय नारायण मिश्र, डॉक्टर लोकनाथ पांडे, आलोक मालवी व सुरेंद्र नारायण तिवारी, महामंत्री के 1 पद के लिए अखिलेश मिश्रा, डॉक्टर नागेंद्र पाठक, जितेंद्र कुमार श्रीवास्तव, रामात्मा श्रीवास्तव व वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव, मंत्री के 2 पद के लिए अश्विनी कुमार श्रीवास्तव, मोहम्मद अशफाक सिद्दीकी, सुनील शुक्ला व आलोक कुमार श्रीवास्तव, कोषाध्यक्ष के 1 पद के लिए जयप्रकाश श्रीवास्तव व पंकज त्रिपाठी, सदस्य कार्य समिति के 10 पदों के लिए विनय कुमार सिंह, अरविंद कुमार, उजैर खान, राकेश सिंह, राजेश सेठ, छवि किशोर मिश्र, अजय कुमार पांडे, राधेश्याम कमल, आनंद कुमार मौर्य, मोहम्मद रफउद्दीन फरीदी, राजेश यादव, राजेश राय, अनिल कुमार, मोहम्मद जावेद, अरुण कुमार सिंह, अजय कृष्ण चतुर्वेदी, कैलाश यादव, जगधारी व विमलेश कुमार चतुर्वेदी प्रत्याशी हैं। वाराणसी प्रेस क्लब के अध्यक्ष के 1 पद के लिए अरुण मिश्र, उपाध्यक्ष के 1 पद के लिए अमित शर्मा व संजय गुप्ता, मंत्री के 1 पद के लिए विनय शंकर सिंह व रविंद्र कुमार पाठक, संयुक्त मंत्री के 1 पद के लिए देव कुमार केशरी व पंकज कुमार मिश्र, कोषाध्यक्ष के 1 पद के लिए रोशन कुमार जायसवाल व संदीप गुप्ता,
प्रबंध समिति के सदस्य के 5 पदों के लिए रवि प्रकाश सिंह, मुन्ना लाल साहनी, राजू सिंह दुआ, हरि बाबू श्रीवास्तव व अभिषेक सिंह प्रत्याशी हैं। संघ व प्रेस क्लब प्रत्याशियों की अंतिम सूची संघ के सूचना पट पर प्रदर्शित है। संघ व क्लब के द्विवार्षिक चुनाव के लिए मतदान 9 अप्रैल 2023 को प्राप्त स्मृति भवन में पूर्वाह्न 9 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा। मतगणना दूसरे दिन 10 अप्रैल 2023 को पूर्वाह्न 11 बजे से होगा। मतगणना समाप्ति के पश्चात परिणाम की घोषणा की जाएगी। श्री हनुमत सेवा समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी बजरंगबली के जन्मोत्सव पर भव्य ध्वजा यात्रा निकाली जाएगी। शिव की नगरी काशी में तो सभी देवी देवताओं का वास है। इन्हीं देवी देवताओं में कष्टों को हरने वाले राम भक्त हनुमान भी यहाँ विराजते हैं। हनुमान जन्मोत्सव पर हर वर्ष काशी के विभिन्न जगहों से ध्वजा यात्रा निकाली जाती है, लेकिन इस ध्वजा यात्रा में सबसे खास ध्वजा यात्रा भिखारीपुर तिराहे से निकलने वाला श्री हनुमत सेवा समिति द्वारा होता है। बिना किसी दिखावे के पारंपरिक ढंग से सामाजिक समरसता के साथ नर और नारियों के अपार जनसमूह के बीच यात्रा भी संकटमोचन दरबार पहुंचकर अगले साल के लिए स्थगित हो जाया करती है। संदर्भ में सोमवार को प्रेस वार्ता कर आयोजकों ने बताया कि शोभा यात्रा में सबसे आगे मुख्य ध्वज होता है, जिसकी लंबाई 75 फीट होगी, जो इस वर्ष का विशेष आकर्षण होगा। वहीं 70 फीट लंबे रथ पर सजता है राम दरबार की झांकी। मुख्य अपने आकार और सजावट के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। मुख्य रथ पर अखंड ज्योत संग राम दरबार की झांकी, सम्मुख संकटमोचन दरबार की मुख्य कीर्तन मंडली भक्तों पर राम धुन की वर्षा करते हैं, तो वहीं भक्तों द्वारा कीर्तन मंडली के राम धुन पर संगत किया जाता है। हनुमान जन्मोत्सव के प्रारंभ से पूर्व भिखारीपुर तिराहे पर मुख्य ध्वजा संग 5100 ध्वजाओं का षोडशोपचार पूजन वैदिक ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराया जाता है। यह यात्रा भिखारीपुर से प्रारंभ होकर नेवादा, सुंदरपुर, नरिया, लंका होते हुए श्री संकटमोचन मंदिर तक पहुंचकर पूर्ण होता है। श्री हनुमान जन्मोत्सव की शोभा यात्रा में महिला भक्तों की सहभागिता देखते ही बनती है। तपती धरती और आग उगलते सूरज की परवाह न करते हुए हजारों की संख्या में रंग बिरंगे परिधान में सजे हुए नंगे पैर रामधुनी पर झूमते नाचते अंजनी लला के जन्म गीत गाते हुए संकटमोचन दरबार की ओर कदम बढ़ाती चली जाती हैं महिलाएं। 6 अप्रैल को सुबह 7 बजे भिखारीपुर तिराहे से संकटमोचन मंदिर के लिए हनुमान जन्मोत्सव का शोभा यात्रा प्रारंभ होगा। क्या वर्ष है, स्वरूप क्या होता है? ये हम लोगों का 19वां साल है। 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ये 19वां साल है। और हनुमान ध्वजा यात्रा पूर्व के वर्षों की भांति ही परंपरागत चलेगी, और जिसमें इस बार का मुख्य आकर्षण जो हम लोगों का है वो 75 फीट लंबी ध्वजा है, जो हम लोगों का मुख्य ध्वजा जो मुख्य आकर्षण है, जो बाबा बजरंगबली को हम लोग उनके जन्मोत्सव में उपहार स्वरूप चढ़ाएंगे। नगर निगम के कारनामे भी बड़े बड़े होते हैं। तुलसी घाट जाने वाले मार्ग पर निजी प्रयासों से बने शौचालय पर नगर निगम ने अपना नाम लिखवाकर श्रेय लेने का कार्य किया। भारत रत्न महात्मा मदन मोहन मालवीय जी से प्रेरणा लेकर दीक्षाटन कर तुलसी घाट जाने वाले मार्ग पर शौचालय का निर्माण कराया गया और उस पर नगर निगम ने स्वच्छ सर्वेक्षण के नाम पर अपना नाम लिखवाकर शौचालय बनवाने का श्रेय ले रहा है। समाज सेवी एवं पर्यावरण प्रहरी सम्मान सम्मानित काशी के कुंडों, तालाबों एवं अस्सी नदी के स्वच्छता के लिए संघर्ष कर रहे समाज सेवी रामेश मिश्र ने 2014 में संकटमोचन मंदिर के महंत प्रोफेसर विश्वंभर नाथ मिश्र के सहयोग से तुलसी घाट जाने वाले मार्ग पर शौचालय का निर्माण कराया था। लाखों रुपए की लागत से बने शौचालय को बनवाने में क्षेत्रीय नागरिकों का भी सराहनीय सहयोग रहा। 2014 में बने शौचालय के साफ सफाई भी संकटमोचन फाउंडेशन के सहयोग से होता रहा है। 2 दिन पहले नगर निगम द्वारा शौचालय का रंग रोगन करा के स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर इस पर अपना नाम लिखवा दिया गया। समाजसेवी रामेश मिश्र ने इस पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि संकटमोचन फाउंडेशन के सहयोग से बने इस शौचालय पर नगर निगम किस अधिकार से अपना नाम लिखवा रहा है। अगर उसको नाम लिखवाना ही था तो उस पर सबका नाम लिखवाया होता। कम से कम आभार तो व्यक्त कर सकता था कि यहाँ की जनता के सहयोग से यह बना है, लेकिन नगर निगम ने यह सब करने के बजाय उस पर अपना नाम लिखवाकर अपना पीठ थपथपा रहा है। रामेश मिश्र ने कहा कि 2014 में जब वह इस शौचालय के पुनर्निर्माण की मांग को लेकर नगर निगम का चक्कर लगा रहे थे तो उस समय के तत्कालीन नगर आयुक्त ने बजट न होने की बात कहते हुए सहयोग तक नहीं किया, और आज जब जनता के सहयोग से शौचालय का निर्माण कराया गया तो नगर निगम ने अपना नाम लिखवा दिया। एक अच्छा काम नागरिकों के सहयोग से संकटमोचन मंदिर के महान जी के सहयोग से बनाया गया था। कम से कम उन लोगों का भी नाम आप दे दिए होते, उनका आभार व्यक्त कर दिए होते। एक तरफ तो नगर निगम कहता है कि मेरे पास बजट नहीं है, हम कहाँ से बनवाएं, और जब नागरिक सहयोग करके बनवाते हैं तो उनका उत्साहवर्धन करने के बजाय आप आके डेंट पेंट करके अपना मार्का लगा देते हैं। ये कहाँ सही है। अभी हमने जोनल अधिकारी से बात किया तो कहे कि हम एक नंबर दे रहे हैं, आप उस पर बड़े अधिकारी से बात कर लीजिए, इसमें हम कुछ नहीं कर पाएंगे। दुख है कि हम लोग मेहनत करके इसको बनवाए, इसमें 1.5 लाख रुपया लगा जो संकटमोचन फाउंडेशन ने दिया,
और तमाम क्षेत्रीय नागरिकों के सहयोग से ये बनाया गया। और सर्वेक्षण के नाम पे नगर निगम, एक तरह से नगर निगम की 420 कही जाएगी, फर्जीगिरी कही जाएगी, जिसमें 1 रुपया वो नहीं लगाया है और आके अपना नाम लिखवा दिया। तो हम नगर आयुक्त से ये मांग कर रहे हैं, प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में इस तरह से 420 अगर होगा तो कहाँ तक उचित है। हम अपने जब से देखिए नगर निगम कर रहा है, अंदर पूरा भरा है मलबा, नाम तो आप लिखवा लिए, बाकी अंदर देखिए कितना पूरा सीवर भरा हुआ है, वो तो आप देख नहीं रहे, ऊपर से रंग रोगन, नीचे गंदगी। 74वें राजस्थान दिवस पर बीएचयू में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर्स द्वारा उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संगम का मिलन समारोह आयोजित किया गया। रविवार को 74वां राजस्थान दिवस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बीएचयू में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश और राजस्थान का एक संगम देखने को मिला। दोनों ही राज्यों के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं राजस्थान के व्यंजनों का स्वाद भी यहाँ लोग चखते नजर आए। कार्यक्रम के आयोजक मंडल के बाबूलाल ने बताया कि आज हम सभी बीएचयू में कार्यरत राजस्थान वासी 74वां राजस्थान दिवस मना रहे हैं। आज के सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजस्थान से आए हुए कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और इस आयोजन में राजस्थान से आए हुए महाराज खाना बना रहे हैं। इस कार्यक्रम में आने वाले सभी परिवार के लोग राजस्थानी पोशाक में नजर आए। पूरे पंडाल को गुलाबी कलर के पर्दे से सजाया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएचयू सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता ने इस आयोजन के लिए सभी राजस्थानी वासियों को शुभकामनाएं दी। राजस्थान से आए हुए हैं लोग और जो राजस्थान के जो कर्मचारी हैं बीएचयू के अंदर जो कार्यरत हैं वो सब लोग सम्मिलित होकर के यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ से हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में रविंद्र जी जायसवाल जी हैं, सौरभ सिंह जी श्रीवास्तव जी हैं और दिल्ली एम्स यूनियन के प्रेसिडेंट श्रीमान हरीजी काजला जी हैं और हमारे सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक श्रीमान कैलाश जी, प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी हैं और ट्रॉमा सेंटर आचार्य प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह जी हैं। महोत्सव में क्या क्या कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं? जी, महोत्सव के अंदर कार्यक्रम हमारे जो राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम वो हैं और हमारा राजस्थानी खाना है दाल बाटी चूरमा। यहाँ पर वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सभी को प्रणाम। आपको बताते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के काल में योग महोत्सव का पूरे देश में हर दिन ध्यान का प्रोग्राम अपने वाराणसी शहर के सुंदर सी बगिया पंडित महामना मदन मोहन मालवीय जी के प्रांगण काशी हिंदू विश्वविद्यालय के एमपी थिएटर मैदान में संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार एवं श्री रामचंद्र मिशन हार्टफुलनेस संस्थान द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर 7-8 अप्रैल सायं 6 से 8 और 9 अप्रैल प्रातः 7 से 9 होने जा रहा है। इन 3 दिनों के अंतर्गत हम सभी लोग एक साथ ध्यान, योग, ब्राइटर माइंड और पोलैरिटी से संबंधित विशेष जानकारी हासिल करते हुए तथा अपने जीवन में तनाव से कैसे दूर रहकर जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं, इसका अनुभव करेंगे। तो हम सभी लोग 7, 8, 9 अप्रैल को एमपी थिएटर मैदान में मिलते हैं। नमस्कार। Facilities of Navneeta Kuwar Public School: quality education, well qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and crafts, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students,
नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल, सुसवाही नियर BHU हैदराबाद गेट, वाराणसी। मोबाइल नंबर 7311128462। नवनीता कुंवर पब्लिक स्कूल इंटरनेशनल हिंदी स्कूल है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहां हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। इंटरनेशनल हिंदी स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल वातानुकूलित छात्र छात्राओं हेतु छात्रावास की सुविधा, हरितिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम, आउटडोर गेम, NCC, ABC सर्टिफिकेट तथा कैरियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान, कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टम अध्ययन की व्यवस्था, शहर की सभी भागों क्षेत्र में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला है, ऑडियो वीडियो क्लासेस की सुविधा। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह, शाखाएं हड़वाघाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413। जगतगंज, वाराणसी। फोन नंबर 7408457111। बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412। रेलवे स्टेशन रोड, दुर्ग, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710। मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसेवानंद महाविद्यालय चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। स्वामी हरसेवानंद पब्लिक स्कूल पाठशाला ही नहीं, संस्कारशाला भी है। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल मां गंगा के तट पर स्थित एक उत्कृष्ट स्कूल, LKG से क्लास 12 तक, एफिलिएटेड टू CBSE न्यू दिल्ली, स्टेट ऑफ द आर्ट कंप्यूटर लैब, बच्चों के खेलने कूदने की उचित व्यवस्था, स्मार्ट क्लासेस फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बच्चों को खेलने एवं कल्चरल एक्टिविटीज के लिए एक विशाल ग्राउंड एवं स्टेज, फिजिक्स का प्रैक्टिकल, उत्कृष्ट केमिस्ट्री लैब, संगीत की कक्षाएं, खेल कूद की व्यवस्था जैसे बास्केटबॉल इत्यादि, योग्य शिक्षकों एवं शिक्षिकाओं द्वारा पठन पाठन की व्यवस्था, उत्कृष्ट ट्रांसपोर्ट की उचित व्यवस्था। आज ही प्रवेश हेतु संपर्क करें। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, प्रहलाद घाट, वाराणसी। मोबाइल 8009181568 एवं डुमरी पड़ाव, वाराणसी। मोबाइल 8009181549। कोरोना वायरस ने देश में एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। ऐसे में जरूरी है कि सभी लोग पूरी एहतियात बरतें। घर से बाहर निकलते समय मास्क का सदैव प्रयोग करें। समय समय पर हाथों को सैनिटाइजर से सैनिटाइज करें। ज्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें। 2 गज की दूरी का पालन करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। जनहित में जारी, वाराणसी लाइव। Respected brothers and sisters, Namaste. We are here to invite you for 3 days Yoga Mahotsav, which is going to happen in Varanasi, BHU Amphitheatre. Dates will be 7th, 8th and 9th of April. 7th evening from 6 to 8 p.m. and 8th 6 to 8 and 9th of April will be morning from 7 to 9, which is completely for free. We are celebrating this Yoga Mahotsav on behalf of Amrit Mahotsav. As you know, we are celebrating Amrit Mahotsav in India, all over India. In Varanasi, these 3 dates are being decided. We are coming here from Sri Ramchandra Mission Heartfulness Institute with the collaboration of Cultural Ministry.
It's completely for free. We are going to teach you, we are going to help you to learn yoga and dhyan and polarity and brighter mind. Brighter mind is for children, which is going to help you to activate your mind. Polarity will remove you all your stress, and dhyan, it's also in the same thing. And yoga, as you know, it is being benefited for your body, but dhyana is going to help you for your soul, which helps you to remove the stress and anxiety from your life, which makes easy life, easy way. So for this we invite you here. Please do come there. It's completely for free. Thank you. Namaste. सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सोमवार को बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमरी का वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह संपन्न हुआ। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमरी का सोमवार को वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह विद्यालय में मौजूद अभिभावकों, छात्र छात्राओं और शिक्षकगणों के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम श्री गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन करके उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के लिए परीक्षा परिणाम की घोषणा करते हुए बताया कि इस वर्ष का परीक्षाफल 100% रहा है, जो कि पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में सर्वोत्तम रहा है। विद्यालय गृह परीक्षा में शामिल 75% विद्यार्थियों ने 80% से भी अधिक अंक प्राप्त किए। इस सत्र में भी छात्राओं ने ही बाजी मारी। परीक्षाफल वितरण समारोह में विद्यालय के उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने प्रतिभावान छात्रों के अलावा प्रत्येक कक्षा के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया तथा उन्हें आशीर्वचन दिया। इस अवसर पर आचार्य सीताराम चतुर्वेदी महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर विजय शंकर मिश्र तथा विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं भारी संख्या में अभिभावकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन जोया अनवर, यशवर्धन चस्मतिया, वरिषा सिद्दीकी, अनुष्का गुप्ता ने किया। आज हमारे यहाँ डुमरी का रिजल्ट साल भर के मेहनत का परिणाम बच्चों को आज मिल रहा है और साथ ही हम उनके पेरेंट्स को भी दे रहे हैं मोमेंटो, जिन्होंने कि काफ़ी मेहनत किया और बच्चों को इस योग्य बनाया, घर में ध्यान देके कि वो फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ प्राप्त कर रहे हैं और भी ज़्यादा सफल होंगे वो और ज़्यादा उन्नति करेंगे। ये मेरी मनोकामना है और हृदय से कामना भी करते हैं। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब सड़कों का निर्माण अमेरिकी तकनीक से होगा, जिसकी शुरुआत करौंदी चौराहे से नुआओं तक जाने वाली सड़क से हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में अब अमेरिकी तकनीक से सड़कों का निर्माण होगा। ट्रायल के तौर पर शहर के करौंदी चौराहे से नुआओं की सड़क को इस तकनीक से बनाया जा रहा है। इसके लिए दिल्ली से ट्रेंड वर्कर को वाराणसी बुलाया गया है। इस तकनीक से बनी सड़कों में कई खूबियां हैं। इसके अलावा इसकी लागत भी काफ़ी कम है। पीडब्ल्यूडी के निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता राजकुमार मिश्रा ने बताया कि अमेरिकन मैस्टिक तकनीक से बनी सड़कें जल जमाव में भी खराब नहीं होती हैं। इसके अलावा इनकी लाइफ भी आम सड़कों से 4 गुना अधिक होती है। इसके अलावा इन सड़कों पर गाड़ियों के फिसलने का खतरा भी बेहद कम होता है। कंक्रीट के सड़कों को इस तकनीक से रिपेयर कर इसे नया बना दिया जाता है, जिससे इसकी लाइफ 7 से 8 साल तक बढ़ जाती है। इसके अलावा सबसे खास बात यह है कि इसमें खर्च भी कम होता है। आंकड़ों के मुताबिक इस तकनीक से सड़कों को बनाने में 1.5 से 2 करोड़ रुपए प्रति 1 किलोमीटर की सड़क पर खर्च आता है, जबकि कंक्रीट से यदि सड़कों को बनाया जाए तो 1 किलोमीटर की सड़क में लागत 8 करोड़ रुपए तक आ जाती है। इस तकनीक से बनी सड़कों पर पुल या फ्लाईओवर पर बने सतह की तरह सड़कें दिखती हैं। इसमें लाइमस्टोन, पाउडर, क्रशर डस्ट, जाली, 10 mm ग्रिड, टायर, ऑयल सहित अन्य सामानों का इस्तेमाल होता है। ट्रायल के लिए पहले एक सड़क को चुना गया है। जल्दी इसी तकनीक से शहर की और सड़कों को भी चमकाया जाएगा। ये सड़क जो है ये पूर्व में कंक्रीट रोड बनी थी और इस पर ट्रैफिक और ओवरलोडिंग होने के कारण ये क्षतिग्रस्त हो गई और इस पे लगभग 35 से 50% क्रैक सरफेस थी, जिसको या तो उखाड़ के बनाया जाता फिर से, तो इसमें ज़्यादा पैसा खर्च आता था। और अब हम इसको जो है मास्टिक करा रहे हैं, इसके मास्टिक से रिपेयर ऊपर ओवरले कर रहे हैं मास्टिक का, तो इससे ये सड़क जो है 5 से 8 साल जो है चलेगी और इसकी लाइफ, और ये पानी से भी प्रभावित नहीं होगी।
तो ये कौन सी तकनीक है, उसका इस्तेमाल नॉर्मली कहाँ होता है? ये तकनीक जो है वैसे तो ये डेक स्लैब पे, जैसे जो हमारे ब्रिजेस पे डेक स्लैब होता है उनके ऊपर इस्तेमाल होता है, चौराहों पे इस्तेमाल होता है, और जो भी जो है पुरानी कंक्रीट सरफेसेस हैं जो जिनकी राइडिंग क्वालिटी ख़राब हो जाती है या वो क्रैक हो जाती हैं और उनको उसका जो है 5, 7, 8 साल चलाने के लिए वो जल्दी, जैसे हम बिना सड़क को नए सिरे से बनाने की बजाय इस तकनीक का इस्तेमाल अगर करते हैं तो ये 5 से 8 साल अभी हमारी सड़क पर चलेगी। तो इनका मटेरियल प्लास्टिक वगैरह यूज़ होता है, जो कचरा वगैरह होता है किस तरह से होता है? नहीं, ये बिटमन है बेसिकली, जो है ये जो है इंडस्ट्रियल टाइप का बिटमन होता है, इंडस्ट्रियल ग्रेड बिटमन होता है, जिससे जो है मटेरियल को कुक करके और लाइम वगैरह उसमें ऐड करके, और वो एक हार्ड जो है वाटरप्रूफ सरफेस होती है, और इसमें हम लोग जो है वो एक वायर मैश भी यूज़ कर रहे हैं 22 गेज का, जिससे वो क्रैक ऊपर ट्रांसफ़र नहीं होगा और ये हमारी सड़क जो है ज़्यादा दिन तक टिकाऊ रहेगी। सर, क्या खर्च कम लग रहा है इसमें? कितनी लागत गिर रही, कितने किलोमीटर पर? ये लगभग जो है 1.25 से 1.5 करोड़ रुपए पर 10 मीटर चौड़ी सड़क पे आ रही है हमारी लागत। महान कलाकार पद्म भूषण डॉक्टर एन राजम का 85वां जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। स्वर दिशा और संगीत परिषद काशी द्वारा देश की महान कलाकार पद्म भूषण डॉक्टर एन राजम का 85वां जन्मोत्सव सनबीम लहरतारा विद्यालय के प्रांगण में मनाया गया। इस सांगीतिक समारोह में 3 पीढ़ियों पद्म भूषण डॉक्टर एन राजम, उनकी पुत्री नंदिनी शंकर एवं नतनी रागिनी शंकर ने एक साथ मंच पर बैठकर वायलिन के सुरों से श्रोताओं को रसिक किया। इनके साथ तबले पर प्रसिद्ध तबला वादक अभिषेक मिश्रा ने संगत किया। इस अवसर पर पद्म भूषण डॉक्टर एन राजम के ऊपर बनी डॉक्यूमेंट्री फिल्म का भी प्रदर्शन किया गया। इस समारोह में दीपक मधोक, वीरेंद्र नाथ मिश्र सहित तमाम गणमान्य लोग एवं संगीत रसिक जन सभागार में उपस्थित थे। वाराणसी में G20 की बैठक होने वाली है, लेकिन शहर के कुछ मोहल्लों में अभी भी स्ट्रीट लाइटें, जल निकासी एवं रोड की सुविधा बदतर है। विश्व पटल पर इस समय वाराणसी शहर सबसे ऊपर है। इस समय वाराणसी में G20 की बैठक होने वाली है। ऐसे समय पर जब कई देशों के प्रतिनिधि और उनके साथ उनके देशों के कारपोरेट से जुड़े लोग वाराणसी आएंगे, इसमें वहीं उन्हें ठहराने की व्यवस्था वाराणसी से सुसुवाही और सारनाथ में भी की गई है। परंतु ऐसे में विवेक नगर, नासिरपुर, सुसुवाही में स्ट्रीट लाइटें, जल निकासी एवं रोड तीनों सुविधाओं से यहाँ की जनता वंचित है। इसी कड़ी में स्थानीय नागरिक ऋषि से बात करने पर उन्होंने बताया कि 10 मिनट की हल्की बारिश में यहाँ पूरा पानी भर जाता है। यह समस्या पिछले कई वर्षों से बनी हुई है, जिसकी शिकायत हम लोगों ने अपने जनप्रतिनिधियों से की। पीएमओ ऑफिस भी गए और संबंधित विभागों में भी गए, लेकिन कोई सुनवाई कहीं नहीं हुई। वहीं स्थानीय नागरिक राजीव सिंह राजू ने बताया कि यहां अभी कुछ दिन पहले तक सभी पोलों से कुछ कतिपय मनबड़ों ने स्ट्रीट लाइट्स खुलवाकर अपने अपने घर या रिश्तेदारों के पोल पर लगवा दिया था। अभी विभाग ऐसे 25 लाइट लगाने के लिए आया, उसे भी कुछ लोगों द्वारा आपस में बांटा गया और हम सभी लोग आज भी अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। हम सभी लोगों की मांग है कि इसकी जांच होनी चाहिए ताकि सारी स्ट्रीट लाइटें कहां का लगे हैं मालूम चले। उन्होंने आगे कहा कि बारिश में जहरीले कीड़े मकोड़े, सांप आदि पानी में रहते हैं और लाइट न होने से लोगों में भारी रोष है। लापरवाही आंदोलन का रूप लेगी। वहीं कुछ लोगों द्वारा जबरदस्ती पानी निकासी के लिए बने सीवर के ढक्कन को तोड़कर उसमें मलबा भरवा दिया गया है। उक्त कतिपय लोग बड़ी संख्या में गाय भैंसे पाले हैं और उन्हीं लोगों द्वारा पानी निकासी बाधित की गई है और आज पूरा विवेक नगर पानी में आने जाने को मजबूर है। इन कतिपय लोगों को कहीं न कहीं से शासन सत्ता या किसी न किसी के सह पर इस तरह के कृत्य को अंजाम देने का साहस मिला है और आज कोई भी डर के मारे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। कई बार पत्रक दिए जा चुके हैं, जो भी किसको आपने दिया? विधायक जी के यहाँ पे हम लोग मिल चुके हैं इसको लेकर के। और यहाँ पे पानी के निकास के साथ साथ इसका उद्गम कहाँ है
और जाना कहाँ है, तो इस पर भी विचार होना चाहिए। आते इधर से आगे से 2 रास्ते आते हैं, 2 नाले आते हैं और आगे जाके बंद हो जाते हैं। निकासी की समुचित व्यवस्था नहीं है। समुचित व्यवस्था नहीं है, उस पर भी आगे कुछ लोगों ने कब्जा कर रखा है, घर बना लिए हैं और कोई भी जनप्रतिनिधि इस पर आगे बोलने को तैयार नहीं है कि हमारा जो है विरोध हो जाएगा। अच्छा, गाय वगैरह भी पाले हुए हैं लोग, बहुत कुछ किए हैं, तो गोबर बहाएंगे, मलबा बहाएंगे, सब कुछ करेंगे। जब से ऑब्जर्व कर रहे हैं ये 3 साल से हल्की सी भी बारिश होने पे हम लोग तो यहाँ मतलब पुश्तैनी तरफ से रह रहे हैं, तो हम लोग 3 साल से ये प्रॉब्लम झेल रहे हैं। काफ़ी नोटिस वगैरह भी दिया गया है। किसको किसको आप लोगों ने ज्ञापन दिया? अरे नगर निगम में दिया गया है, यहाँ पे जो हमारे पार्षद है, सांसद हैं, इनको दिया गया है, मगर ऐसा कोई सुनवाई नहीं है। आप ये देख सकते हैं, ये देखिए, आप दिखाइए इनको। रोड पे काफ़ी पानी लग जाता है। हम लोग काफ़ी इससे त्रस्त हैं। कॉलोनी में रहना दुश्वार है, गाड़ी मोटर आना दुश्वार है। बच्चों को क्या क्या तो दिक्कतें होती हैं? लाइट वगैरह की भी प्रॉब्लम है। आप लाइट भी देख सकते हैं, थोड़ा सा भी पानी बरसने होने पे एकदम लाइट वगैरह भी चली जाती है। तो काफ़ी हम लोग लाइट से और पानी से और यहाँ जल जमाव से बहुत ज़्यादा त्रस्त हैं। 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक श्री साई धाम अपार्टमेंट में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। भदौचुंगी स्थित श्री साई धाम अपार्टमेंट में 4 अप्रैल से 10 अप्रैल तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन है। इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान एवं आयोजनकर्ता संजय गुप्ता है। सोमवार को कथा स्थल श्री साई धाम अपार्टमेंट के प्रांगण में इस संबंध में प्रेस वार्ता कर मुख्य यजमान संजय गुप्ता ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा पंडित शिवकांत जी महाराज के मुखारबिंद से कही जाएगी। कथा के दौरान वृंदावन, मथुरा, हरिद्वार से आए संतों द्वारा प्रसंग की प्रस्तुति की जाएगी। 4 अप्रैल को सुबह 9 बजे कलश यात्रा प्रस्थान करेगी। प्रतिदिन कथा 3 बजे प्रारंभ की जाएगी। कथा का समापन सायंकाल 7 बजे होगा। कथा के पश्चात प्रत्येक संध्या सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होगा। 11 अप्रैल को हवन और पूर्णाहुति का कार्यक्रम है। बाद में दोपहर 12 बजे भंडारा एवं वितरण का कार्यक्रम शामिल है। हम लोग कल से 1 सप्ताह की भागवत कथा का आरंभ कराने जा रहे हैं, जो कि हमारे पंडित शिवाकांत महाराज जी अंतर्राष्ट्रीय कथा व्यास जो कानपुर की धरती से चल के आ रहे हैं, उनके द्वारा की जाएगी। कथा के पहले सुबह 9 बजे के करीब कलश यात्रा निकलेगी, जिसमें 108 कलश महिलाएं उठा करके ये सामने भैंसासुर घाट तक जाएंगी और वहाँ से जल भर करके यहाँ ले करके आएंगी। उसके बाद पूजन के बाद कथा का आरंभ होगा। कथा प्रतिदिन 3 बजे से लेकर के 7 बजे तक होगी। कथा के बाद 1 घंटे का कल्चरल प्रोग्राम भी होगा और 7वें दिन के बाद 8वें दिन भंडारा, हवन और भंडारा है। हवन के बाद भंडारा किया जाएगा। तकरीबन पूरे दिनों का मिला करके 2,500-3 हज़ार लोगों के इकट्ठा होने की यहाँ पे उम्मीद है। कहाँ से लोग आ रहे हैं और कौन कौन कथावाचक होंगे? कथावाचक तो सिर्फ एक ही हैं, कथा व्यास हमारे पंडित शिवाकांत महाराज, उन्हीं के द्वारा कथा की जाएगी। उसके साथ हरिद्वार से ले, वृंदावन से, मथुरा से अलग अलग संत आ रहे हैं। कई लोगों को इनवाइट किया गया है और वो बीच बीच में अपना प्रसंग उनके द्वारा रखा जाएगा। लेकिन मेन कथा व्यास जो हमारे हैं पंडित शिवाकांत जी महाराज। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, उसके बारे में भी कुछ जानकारी? सांस्कृतिक कार्यक्रम जो बनारस के घरानों के लोग हैं, यहाँ के जो कलाकार हैं, किसी दिन किसी गायन है, किसी दिन कोई नृत्य का कार्यक्रम है, इस तरह से जो भी है उसको यहाँ पे प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाएगा। ये काशी ज्ञान की भूमि है। गंगा के तट में कथा कहना और सुनना दोनों हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णन है इसका। कथा आरंभ होती है गंगा के तट से, आनंद वन क्षेत्र हरिद्वार से। काशी ज्ञान की भूमि है, तो योग उससे ज्ञान की ओर, और इसके भागवत के परम विद्वान अध्यात्म मूर्ति, ज्ञान मूर्ति शिवाकांत जी महाराज इसके व्यास जी होंगे। और काशी के जाने माने आध्यात्मविद ओमादी अक, जो बहुत बड़े प्रसिद्ध फिलोसफर हैं, इनके नेतृत्व में ये कथा होने जा रही है। और यहाँ के उद्योगपति, बिल्डर्स और अच्छे समाज सेवी नेता हमारे संजय गुप्ता जी इसके मुख्य आयोजक हैं। कल सुबह 9 बजे से कलश यात्रा भैंसासुर घाट से आरंभ होकर के इस प्रांगण में आएगी। कथा का समय 3 बजे से 7 बजे तक होगा। 7 दिन कथा रहेगी। 8वें दिन इसका विश्राम और यज्ञ होगा, हवन होगा। और कथा में भंडारा, सभी के लिए भोजन की व्यवस्था
का महात्म है, इसलिए सबको 2-3 हज़ार लोग उस दिन भोजन पर होंगे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। वाराणसी लाइव, सच के साथ।